नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करेंगे और आज भी हम बात करने वाले हैं दोस्तों बादरा क्षेत्र के ही विषय पर। तो देश प्रदेश की भी प्रमुख खबरों की अपडेट आपको बताएंगे, मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव भी आपको बताएंगे। क्या है खास विशेष दिवस आज 7 जुलाई को, वो भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों बादरा की प्रमुख खबर और विषय पर। तो दोस्तों किसानों के बीमा क्लेम से आज शुरुआत करते हैं खबरों की। तो किसानों का बीमा क्लेम दोस्तों, इसको लेकर अब से नहीं वर्षों से नेताओं द्वारा भी अभियान चलाए जा रहे हैं और किसानों द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं कि उनकी फसलों का उन्हें उचित मूल्य मिले और जो फसल खराबा होता है दोस्तों उसका भी बीमा क्लेम उनको समय पर और उचित मात्रा में मिले। तो दोस्तों ये विषय ऐसा है जिसको लेकर राजनीतिज्ञ भी हमारे क्षेत्र के राजनीति करने से बाज नहीं आते। और दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम एक प्रकार से केंद्र से आने वाली वो राशि है जो किसानों को उनकी फसलों के रूप में प्राप्त होती है, चाहे वो फसलों के खराब होने पर हो या फसलों का बीमा जो होता है दोस्तों, वो बीमा क्लेम उनको मिलता है जब फसलें उनकी खराब होती है। वो मौसम की मार से हो या किसी भी प्रकार से वो फसलें होती है, जो उनकी कंडीशन होती है उसके हिसाब से वो उनको मिलती है। लेकिन दोस्तों बार बार जो बीमा क्लेम किसानों का आता है उसको लेकर राजनीति हमारे क्षेत्र में होती आई है। अगर नया मैटर हम देखें तो 3935 से किसानों के जो 35 करोड़ 38 लाख रुपए बीमा क्लेम के रूप में 2020 का ये रबी फसल का बीमा क्लेम था, जो दोस्तों काफी समय से ये बकाया था, वो किसानों के खाते में आ चुका है। तो इसको लेकर भी अब श्रेय लेने की होड़ हमारे क्षेत्र में लगातार बनी हुई है। तो दोस्तों इसको श्रेय लेने के लिए कौन कौन से नेता आगे आए हैं? बजरंग सहारण, जिन्होंने मलसीसर में धरना प्रदर्शन किया था और रास्ता ब्लॉक किया था, प्रशासन के साथ वार्ता हुई थी और उनको बीमा क्लेम जल्द ही मिले, इस प्रकार से उनका धरना भी समाप्त हुआ था। अधिकारियों ने उनको आश्वासन भी दिया था। इसको लेकर बलवान पूनिया और उनके समर्थक भी लगातार दावे करते हैं कि सबसे ज्यादा जो किसानों को बीमा क्लेम मिलता है वो बलवान पूनिया दिलाते हैं। और बलवान पूनिया ने स्वयं अपनी फेसबुक बाल से भी इस बात का जिक्र किया है कि 2020 का फसल बीमा क्लेम 3935 किसानों का 35 करोड़ 38 लाख मिला, पाई पाई लेंगे, एक भी रुपया छोड़ेंगे नहीं। और इसके अलावा दोस्तों बजरंग सहारण को हमने बताया, लाइव भी आए, उन्होंने इसका श्रेय लेने का प्रयास किया। बलवान पूनिया भी श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। संजीव बेनीवाल की भी एक पोस्ट आई थी, उसमें सांसद महोदय का बीमा क्लेम दिलाने के लिए धन्यवाद दिया गया था। तो आप देख सकते हैं भाजपा, माकपा और कांग्रेस की टिकट मांग रहे बजरंग सहारण। तो दोस्तों ये इस प्रकार से बीमा क्लेम का जो श्रेय है वो लेने की ओर आज से नहीं है, ये लगातार चल रही है। आपको याद होगा तो अगर 1 वर्ष 1.5 वर्ष पहले की सोशल मीडिया की पोस्टों का आप स्मरण करेंगे तो आप पाएंगे कि बलवान पूनिया के प्रत्येक कार्यकर्ता इस चीज के लिए सदैव रोजाना पोस्ट करते थे कि बीमा क्लेम, और बलवान पूनिया स्वयं भी लाइव आकर भी और पोस्ट कर भी किसानों के बीमा क्लेम को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहे थे और बादरा क्षेत्र को राजस्थान में सबसे ज्यादा बीमा क्लेम दिलाने की भी बात करते रहे हैं और इस प्रकार की पोस्ट उनकी तरफ से आती रही है। लेकिन जब से विपक्ष ने ये काम संभाला है, बलवान पूनिया और उनके समर्थकों की पोस्टें बहुत कम और सीमित हो चली है। तो अब जरूर बलवान पूनिया इस प्रकार की जो कोई अचीवमेंट होता है, किसानों के खाते में बीमा क्लेम आता है तो जरूर एक पोस्ट करते हैं। आजकल लाइव नहीं आए, अब भी इस विषय को लेकर लाइव नहीं आए, नहीं तो वो लाइव आकर भी इसको संबोधित करते हैं किसानों को। तो दोस्तों ये प्रकरण अभी से नहीं चल रहा, आखिर इसमें किसानों का कितना भला होगा? दोस्तों किसानों का भला होना चाहिए, चाहे कोई भी नेता श्रेय लेने के दावे करे और ये काम करवाने का दावा करे, लेकिन शर्त यह है कि किसानों का बीमा क्लेम उनको समय पर मिलना चाहिए। बेशक कोई भी नेता श्रेय लेने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे या फिर
धरातल पर कोई जनसभा करके इसका इस्तेमाल करे, लेने का प्रयास करे। दोस्तों किसान समझते हैं और उनके द्वारा जो आवेदन किए जाते हैं उसके बाद में तो वो उनका बीमा क्लेम आता है, क्योंकि अगर बीमा क्लेम ये जनप्रतिनिधि और दिलाते तो ये बीमा क्लेम जो रुका है वर्षों तक क्यों रुका, 2020 का अभी तक क्यों रुका हुआ है, 2 वर्षों तक बीमा क्लेम क्यों नहीं मिला। धरना प्रदर्शन तो सभी करते हैं और रामगढ़ में भी पानी के लिए जो संघर्ष हुआ, किसानों का धरना हुआ, उसके बाद में भी पानी जरूर छोड़ा गया, लेकिन दोस्तों आज भी पानी को लेकर मारा मारी पूरे हनुमानगढ़ जिले, गंगानगर जिले में लगातार चल रही है दोस्तों। और पानी को लेकर मैं आपको बताऊं तो 8 जुलाई को, इसी 8 जुलाई को, आज 7 जुलाई हो चुकी है, कल 8 जुलाई को किसानों की महापंचायत होगी दोस्तों। और इस महापंचायत में जो 332 क्यूसेक पानी तय किया गया था, पीछे जब धरना प्रदर्शन हुआ था तो किसानों का वो 332 क्यूसेक पानी बिल्कुल नहीं मिल रहा है और बहुत नामात्र मिल रहा है दोस्तों। फसलें बर्बाद हो रही है किसानों की और इससे किसानों में आक्रोश है और किसानों द्वारा अब एक बार फिर उग्र प्रदर्शन करने के लिए कमर कसी जा रही है। और दोस्तों नेता उनके साथ है और नौर बादरा के सिंचाई सिस्टम को एक प्रकार से बर्बाद कर दिया गया है दोस्तों। इन अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं, जैसे अगर नौर के सोन ढील का जिक्र करें तो वो अधिकारियों पर बर्बाद करने का सिस्टम आरोप लगा रहे हैं। मटोरिया भी किसी प्रकार से जो है ये श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं कि अब ये राजस्थान से होने वाली बात नहीं है, अब सांसद महोदय केंद्र से बात करेंगे और केंद्र ही कोई ना कोई समस्या का समाधान निकालेगा। तो दोस्तों इसको लेकर तरह तरह की राजनीति भाजपा, कांग्रेस, माकपा आदि नेताओं द्वारा की जाती है। समय समय पर बलवान पूनिया हो या कोई बीजेपी का नेता हो या फिर कोई कांग्रेस का नेता हो, इसको लेकर सिंचाई सिस्टम को लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता आ रहा है दोस्तों। हमारे 14 बरानी गांवों के लिए भी 100 करोड़ का जो बजट पास हुआ है किसानों को राहत प्रदान करने वाला है, लेकिन क्या इन 14 सिंचाई से वंचित गांवों में नहर का पानी लगेगा? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है और अब साल के करीब सरकार के बचे हैं दोस्तों और लगभग 6 महीने पहले जब आचार संहिता लग जाएगी तो दोस्तों इस प्रकार से कोई काम कार्य जो है, टेंडर जो है वो नया नहीं छोड़ा जाएगा। और अंतिम बजट से जरूर लोगों को आस होती है, लेकिन अंतिम बजट कभी भी लोगों की विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतर पाया, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो, भाजपा की तरफ से हो या फिर अन्य कोई क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ से, किसी भी स्टेट या राज्य में हो। दोस्तों अंतिम जो बजट सत्र होता है सरकार के कार्यकाल को पूर्ण होते होते, जब 5 साल होते होते, जब वो अंतिम बजट सत्र में जब वो रेवड़ियां बांटते हैं अपने स्टेट के लोगों को, तो वो दोस्तों रेवड़ियां ही होती है, वो बजट धरातल पर उतर कर क्रियान्वित रूप लेने वाला बजट नहीं होता। और ऐसा हमने अन्य स्टेटों की छोड़िए, राजस्थान का भी जिक्र करें तो राजस्थान में दोस्तों ऐसा आपने और हमने बहुत बार देखा है। वसुंधरा राजे भी इसी प्रकार से जब अंतिम बजट सत्र था तो रेवड़ियां बांट कर गई थी और वो योजना दोस्तों 60% से अधिक योजनाएं वो पूरी होना तो दूर धरातल पर लागू भी नहीं हो पाती है। तो फिर क्या फायदा है ऐसे अंतिम बजटों का दोस्तों? इससे तो कहीं अच्छा है कि 2 साल पहले जो बजट हो वो एडवांस में बजट दिया जाए, ताकि ये जो 2 वर्षों का समय रहता है उसमें योजनाओं को क्रियान्वित रूप दिया जा सके और धरातल पर क्षेत्र के लोगों का, स्टेट के लोगों का, राज्य के लोगों का काम हो सके। दोस्तों इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमें करनी चाहिए। और जब अशोक गहलोत इससे पिछली बार आए थे तब भी 200 से कहीं अधिक योजनाएं उन्होंने फेंकी थी स्टेट के लोगों के लिए, लेकिन 25% योजनाएं भी शुरू नहीं हुई। दोस्तों ये हाल होता है अंतिम बजट सत्र का। तो अंतिम बजट सत्र से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है, वो इसलिए दिया जाता है कि अपने विधायकों को, जिन विधायकों को वो सत्ता पक्ष के बड़े नेता, नेतृत्व करता, मुख्यमंत्री लेवल के नेता
जब वो चाहते हैं कि इनको हम टिकट देंगे और ये अपने क्षेत्र में बीजेपी के या कांग्रेस के उम्मीदवार को टक्कर देनी है इनको, तो दोस्तों इनके लिए वो कुछ ना कुछ उस बजट में प्रावधान देके, एक लॉलीपॉप देके, मैं कहूंगा इससे ज्यादा तो अंतिम बजट को क्या कह सकते हैं दोस्तों, उसको देखकर भेजा जाता है कि आप इसको लेकर जनता में पॉजिटिव प्रचार करें और कहें कि इस विषय में हमारी जो मंशा है, हमारी जो नीयत है वो साफ है और इस विषय में हम काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों काम कब करना चाहते हैं? आपने 5 वर्ष काम किया और उस विषय को आपने छुआ भी नहीं, और अंतिम वर्ष में जब आपको लगने लगा कि आपकी सरकार जा भी सकती है, चुनाव सर पर है, तब आप बजट में उस काम को लेकर आते हैं। तो इसका औचित्य क्या रहता है दोस्तों? तो कुल मिला के बजट सत्र जो 4 हो चुके हैं दोस्तों, वही हमारे लिए पर्याप्त है। और उन्हीं बजट सत्रों में जितना कार्य विधायक द्वारा, हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, उनका आकलन सही मायने में किया जाएगा, क्योंकि अंतिम बजट सत्र को उस नजर से राज्य की पब्लिक भी नहीं देखती है। तो देखते हैं, फिर भी 20-25% योजनाएं तो लागू भी होती है। वो जो ऐसी छोटी योजनाएं, छोटे बजट की चीजें होती हैं, वो तत्परता से लागू भी की जाती है, ताकि आंशिक लाभ तो कुछ ना कुछ उस अंतिम बजट का लिया जा सके। ऐसी सभी सरकारों की मंशाएं भी होती है। तो देखते हैं दोस्तों अंतिम बजट में क्या रहता है। लेकिन ये जो किसानों की समस्याएं हैं और जो 100 करोड़ का बजट जो आया था, मैंने जिक्र किया अभी, हमारे 14 सिंचाई से वंचित गांव, उनमें कुछ नौर के भी हैं और तारनगर राजगढ़ के भी हैं। और दोस्तों उनके लिए क्या कर सकते हैं ये जनप्रतिनिधि? उनके लिए क्या सर्वे करेंगे और क्या सर्वे हो चुका है? खाला नाला बनेंगे तो इस प्रकार से क्या नहरों की खुदाई प्रारंभ हो जाएगी? ये बहुत बड़े सवाल है। हमारी नजरें बनी हुई है दोस्तों, देखते रहेंगे हम इन जनप्रतिनिधियों की, विपक्ष की, सभी की भूमिकाओं पर हम नजर रखेंगे। विपक्ष कितने सार्थक मुद्दे उठाकर विपक्ष को जागृत करता है, सरकार को जागृत करता है, जनता के हित के मुद्दे उठाकर धरने प्रदर्शन आंदोलन करता है और ईमानदारी के साथ कार्य करता है। और जो सत्ता पक्ष का विधायक है वो कितनी ईमानदारी के साथ योजनाओं को लागू करता है, या फिर खाली शिलान्यास करके अपने काम की तीसरी समझता है। और पत्थरों पर नाम लिखाना दोस्तों ये कोई एक बड़ी चीज नहीं है। आपको भी याद होगा संजीव बेनीवाल का जब 2013 का कार्यकाल था, तो अंतिम कार्यकाल के दौरान बड़ी संख्या में पत्थरों पर नाम अंकित करवाए गए थे। योजना आनन फानन में शुरू की गई थी और कुछ एक पत्थर, जैसे अगर हम बात करें महाविद्यालय का पत्थर, तो ऐसे पत्थर संजीव बेनीवाल के जो लगे थे उनके कार्यकाल में, क्योंकि कॉलेज महाविद्यालय जो है वो वसुंधरा राजे द्वारा पास किया गया था, संजीव बेनीवाल के कार्यालय में ही ये पास हो गया था दोस्तों। लेकिन बना, इसकी रूपरेखा बनी है बलवान पूनिया के कार्यकाल में। तो दोनों को इसका श्रेय जाना चाहिए। अधिकतर श्रेय जो है वो बलवान पूनिया के खाते में ही जाएगा, क्योंकि इनके कार्यकाल में इसका काम तत्परता से आगे बढ़ा है और पूर्ण होने को है। तो कुल मिला के कहा यह जाए कि उस पत्थर को तोड़ा गया, तो पत्थरों को तोड़ने की राजनीति भी यहाँ आपने देखी है। तो दोस्तों किसानों के ऊपर जो राजनीति, एक राजनीति की बात मैं और करूं दोस्तों, यहाँ पूर्व विधायक या विधायक के अंदर भी जो कंपटीशन है वो नहीं होता, विधायक टू विधायक भी यहाँ कंपटीशन होता है। जैसा अगर हम चर्चा करें भादरा और राजगढ़ की, तो जो कृष्णा पूनिया है कांग्रेस की विधायक राजगढ़ की, दोस्तों जो पिछले से पिछला बजट आया था, इससे जो पिछला बजट आया था उसमें 126 करोड़ रुपए हमारे राजगढ़ और भादरा सड़क मार्ग के लिए पास किए गए थे। तो उस सड़क का क्या हुआ दोस्तों? अभी तक उस सड़क का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। और एक जो बजट कृष्णा पूनिया द्वारा एक खबर का खंडन किया गया था कि बजट पास हुआ है और जो बाईपास होके निकलेगा, सिद्धमुख से भी यहाँ बाईपास बनेगा और नौर भादरा के लिए जो बजट पास हुआ है दोस्तों, वो खबरें भी फॉल्स हमें दिखाई दी। क्योंकि हमने राहुल कस्वा से इस विषय में बात की, तो राहुल कस्वा ने इसकी जानकारी होने से अनभिज्ञता जताई और ये कहा कि इसके बारे में आप कृष्णा पूनिया जी से पूछिएगा। तो दोस्तों
कहीं ना कहीं राजगढ़ बादरा सड़क अभी भी अदर झूल में लटकी है। 126 करोड़ का बजट कहाँ गया, जमीन खा गई या आसमान निकल गया जो इससे पहले बजट में आया था। तो दोस्तों इन सरकारों का हाल ये, बजट जारी करते हैं, योजनाएं फेंकते हैं और फिर उसका श्रेय लेते हैं, पोस्टर लगाते हैं और उसके बाद में कार्यक्रम करते हैं। स्वागत कार्यक्रम होता है, नेताओं को माला पहनाई जाती है, आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन उस काम का धरातल पर कहीं आता या पता नहीं होता। दोस्तों ऐसे काम करवाते हैं हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि। तो उस जो सड़क का बजट पास हुआ था, मैं याद दिलाऊं आपको, तो कृष्णा पूनिया ने अपने फेसबुक वाल से उसकी पोस्टें डाली थी और गहलोत साहब का आभार व्यक्त किया था। और दोस्तों बलवान पूनिया हमारे विधायक ने अपने यहाँ पोस्टर डाली फेसबुक वाल से और गहलोत का आभार प्रकट किया और कहा कि ये कार्य हमने करवा दिया है, जल्द सितंबर में इसका कार्य शुरू हो जाएगा। दोस्तों 2 सितंबर आने को है, लेकिन इसका कार्य तो अभी तक नहीं हो पाया है। और मैं जिक्र करूं दोस्तों बादरा सड़क का, तो 23 फरवरी 2022 को कृष्णा पूनिया ने एक ट्वीट किया था। 23 फरवरी इसी साल 2022 को ट्वीट किया था, ऐतिहासिक बजट के लिए जननायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर राजगढ़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रेषित किया था। और उसमें जिक्र किया था कुछ योजनाओं का उन्होंने, जो राजगढ़ में कबड्डी एकेडमी, अभी तक धरातल पर हमने राजगढ़ में कबड्डी एकेडमी नहीं देखी है। सिद्धमुख नहर के जीर्णोद्धार, एक किला बंदी जो कि 10 करोड़ रुपए पास हुए, उसके लिए आभार दिया। तो दोस्तों याद दिलाना चाहूंगा आपको, ये वही 10 करोड़ रुपए है सिद्धमुख नहर के जीर्णोद्धार के लिए, जिसका जिक्र बलवान पूनिया भी अपने 10 संबोधनों में कर चुके हैं। तो आखिर कृष्णा पूनिया ने ये 10 करोड़ दिलवाए हैं या फिर बलवान पूनिया ने, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर बात करें दोस्तों कृष्णा पूनिया की, तो धरातल पर परखते हम, अभी तक कृष्णा पूनिया ने एक भी सवाल विधानसभा में नहीं उठाए। तो दोस्तों यही इनकी झूठ आगे आ जाती है। और हमारे विधायक बादरा विधायक का जिक्र करें तो 302 सवाल 7 सत्रों में अभी तक विधायक बलवान पूनिया उठा चुके हैं। तो बलवान पूनिया की बाल से जो 10 करोड़ के दावे हैं, उन दावों में जरूर कुछ सच्चाई नजर आती है, लेकिन कृष्णा पूनिया के दावे में इसमें सच्चाई नजर नहीं आती। अब इसमें नंबर 3 पर देखें तो राजगढ़ बैल सड़क मार्ग, तो दोस्तों ये प्रस्तावित है, अभी बनना प्रारंभ नहीं हुआ। और 27 गांवों की अपनी योजना जो सिद्धमुख के लिए है दोस्तों, 81 करोड़ रुपए पास होने पर भी आभार जताया गया मुख्यमंत्री साहब का। ये भी अभी तक धरातल पर देखा नहीं जा रहा है। सिद्धमुख के लिए 81 करोड़ की सौगात और राजगढ़ 33 केवी ग्रिड सब स्टेशन। तो कुल मिला के इन विकास कार्यों के लिए कृष्णा पूनिया ने विधायक महोदय को जो धन्यवाद है वो प्रस्ताव पारित किया था एक जनता की तरफ से। 126 करोड़ की सड़क का जिक्र अभी लेटेस्ट इन 1.5-2 वर्षों में ना तो कृष्णा पूनिया ने किया है और ना ही बलवान पूनिया ने किया है। बलवान पूनिया ने एक संबोधन में जरूर एक सभा में कहा था कि ये रोड अवश्य बनेगी, इसका बजट पास हो चुका है, ये रोड बनेगी। तो ये रोड कब बनेगी? अब जब 1 साल बचा है तो आप ये रोड कब बनाओगे? रोड को बनते बनते 60 किलोमीटर का मार्ग है और इसको बनते बनते तो काफी लंबा समय लगेगा। क्या आपके कार्यकाल में ये रोड बनेगी? बलवान पूनिया को इसका जवाब दोस्तों देना चाहिए। तो इसके अलावा दोस्तों एक अनोखी शादी की बात करते हैं, भारत में हुई है और ये दूसरी शादी है। किसी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए मुख्यमंत्री की शादी देखना या उसका जिक्र करना या उसकी खबर देना एक बहुत बड़ी खबर और बहुत बड़ी बात है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की। उनकी ये शादी आज सिख रीति रिवाज के साथ धूमधाम से संपन्न हुई। चंडीगढ़ अरविंद केजरीवाल के पूरे परिवार ने इसमें हिस्सा लिया। चंडीगढ़ में ये शादी धूमधाम से हुई। 48 वर्षीय भगवत मान की ये दूसरी शादी है। और दोस्तों 29 वर्षीय डॉक्टर गुरप्रीत कौर के साथ ये शादी हुई है, जो कि काफी छोटी भगवत मान से उम्र में है। और पहली शादी हुई थी तो उसके बाद में तलाक हो गया था दोस्तों। 20 मार्च 2015 को कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक हुआ था। और भगवत मान की जो प्रथम पत्नी थी दोस्तों,
उन्होंने इंद्रप्रीत कौर, दोस्तों उन्होंने उनके दो बेटे भी है भगवत मान के, एक बेटा है और एक बेटी है। दोस्तों बेटा 17 वर्षीय दिलशान मान है और 21 वर्षीय बेटी है सीरत कौर, और ये सारे के सारे अमेरिका रहते हैं। उनकी शर्त थी कि आप अगर अमेरिका में आकर रहने लगोगे तो ये जो तलाक की अर्जी है वो वापस ले ली जाएगी। तो भगवत मान इसके लिए तैयार नहीं हुए और सहमति के साथ 20 मार्च 2015 को तलाक हो गया। और 7 साल के बाद में अब जाकर भगवत मान ने दूसरी शादी का डिसीजन लिया है और ये शादी धूमधाम से आयोजित की गई। और केजरीवाल और सांसद राघव चड्ढा के अलावा अनेकों गणमान्य शख्सियतें देश की इस शादी में शरीक हुई। तो ये बहुत बड़ी शादी हम बोल सकते हैं। और छानी बड़ी में दोस्तों मंगलवार की रात को बस स्टैंड पर एक ई मित्र की दुकान पर एक लूट की वारदात हुई और पिस्तौल की नोक पर 4 जनों ने दुकान के भीतर घुसकर 10,000 गल्ले से चुरा ले गए, लूट ले गए। और दुकानदार जो संचालक है विजेंद्र और लोकेश, उन्होंने पुलिस को सूचना दी। बिरानी थाना प्रभारी दोस्तों ओम प्रकाश सुथार ने आसपास नाका भी लगाया, लेकिन लुटेरे सीमा से काफी दूर जा चुके थे। और बताया जा रहा है, जैसा कि विजेंद्र और लोकेश ये संचालक है, उनके द्वारा बताया गया कि ये दोनों के दोनों आरोपी, ये जो लुटेरे थे चारों के चारों, वो निनान गांव की तरफ कार में चढ़कर सवार होकर आए थे और लूट कर जानसल की तरफ फरार हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से लूट की घटना, कभी मोटरसाइकिल चोरी की घटना, कभी दुकानों में चोरी की घटना, हमारे क्षेत्र में दोस्तों इन घटनाओं का बोलबाला लगातार और सदैव होता है। पुलिस की एक प्रकार से इसे मिली भगत कहे या पुलिस की नाकामी कहे या पुलिस का नकारापन कहे, दोस्तों कुछ भी कहे, लेकिन पुलिस इन घटनाओं पर अंकुश लगाने और रोकने में बुरी तरह से नाकाम सिद्ध हो रही है। हमारे क्षेत्र से दोस्तों सैकड़ों की संख्या में मोटरसाइकिल अभी तक बरामदगी भी नहीं हो पाए हैं। ऐसे मोटरसाइकिल भी है जो अभी तक उनकी बरामदगी नहीं हो पाई है। तो दोस्तों लगातार ये लूट की और की घटना है, इससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। जैसा कि परसों जो एक भाजपा की मीटिंग हुई, संजीव बेनीवाल ने गोगामेडी में जो मीटिंग हुई, संजीव बेनीवाल ने कानून व्यवस्था का मुद्दा इस बैठक में जोर शोर से उठाया। और कानून व्यवस्था के मुद्दे के साथ जो लाइट का, बिजली का मुद्दा है दोस्तों, पानी का मुद्दा है, ये भी प्रमुख रूप से हमारे क्षेत्र के दोस्तों मूलभूत सुविधाओं वाले मुद्दे हैं। और ये भी आजकल बुरी तरह से बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। राजस्थान में अशोक गहलोत की कभी कोयला नहीं होने की सूचना आती है और अघोषित कटौती लगातार 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की, और किसी भी समय लाइट जा सकती है दोस्तों। इसकी पूर्व निर्धारित समय बताकर कटौती नहीं की जा रही है, अघोषित कटौती जिसको बोलते हैं। और देर शाम को, रात को रोजाना लाइट जाने का भी आजकल सिलसिला है, जिसका कोई कटौती बोलकर बिजली विभाग से इसकी सूचना नहीं है। तो इसके अलावा दोस्तों आज 7 जुलाई को क्या विशेष दिवस है? सिखों के 8वें धर्मगुरु हरि किशन का दोस्तों 1656 में आज के दिन जन्म हुआ, जो कि सिख समुदाय धूमधाम से गुरु हरि किशन का जन्म दिवस और मनाते हैं। इसके अलावा 1981 में मशहूर क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का भी दोस्तों आज के दिन जन्म हुआ था। और इसके अलावा हम जिक्र करें दोस्तों मंडियों के भाव की, तो नोर से शुरुआत करते हैं। सरसों 5,990 रुपए, ग्वार के भाव 4,950 रुपए, चना के भाव 4,548 रुपए। आदमपुर मंडी में नरमा 10,000 बिका है, ग्वार बिका है दोस्तों 4,911, सरसों बिकी है 6,214 रुपए, जबकि सरसा मंडी में नरमा बिका है दोस्तों 10,230 रुपए प्रति क्विंटल। सरसों के भाव यहाँ 5,965, ग्वार के भाव 4,881, चना के भाव 4,315 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि मूंग बिके 5,290 रुपए प्रति क्विंटल। इसके अलावा एलनाबाद मंडी में आज नरमा बिका है 9,700 महज प्रति क्विंटल, और सरसों के भाव 6245, ग्वार के भाव 4470, चना के भाव 4335, गेहूं के भाव 2015 और तारामीरा के भाव 4,950 रुपए प्रति क्विंटल। तो ये रहे दोस्तों मंडियों के भाव। आज मौसम का मिजाज बताएं तो 7 जुलाई को 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर आज रहा दोस्तों। आज कुछ गर्मी का एहसास और उमस का वातावरण इस कदर है कि
घर में बड़े बुजुर्गों को, बच्चों को और बुजुर्गों को अच्छी खासी परेशानी दोस्तों इस उमस के टाइम में होती है। और जिन लोगों को सांस की अस्थमा की बीमारी है दोस्तों, उनके लिए ये मौसम बेहद पीड़ादायक और कष्टदायक होता है। तो ऐसे में जहां एसी लगे हैं दोस्तों, ऐसे समय में एसी काम करते हैं, कूलर भी लगभग फेल होते हैं जब उमस का, प्रचंड उमस का वातावरण हमारे आसपास विराजमान हो। तो दोस्तों 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर आज रात, 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं आज चली है। और देर शाम को, रात्रि को भी 36 से 39 डिग्री टेम्परेचर आज रहेगा, जबकि 80 से 90% बादल छाए रहेंगे। 0.3 mm बरसात की भी, हल्की बरसात की भी चेतावनी आज के लिए। तो ये बूंदाबांदी तक संभवतः सीमित है। 8 जुलाई को कल कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, तो 32 से 37 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दिन में और 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर रहेगा दोपहर में। तो कल भी 39 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। 36 से 39 डिग्री टेम्परेचर शाम को भी, देर शाम तक रहेगा। और लगभग 100% बादल छाए रहेंगे दिन भर और 100% बादल छाए रहेंगे रात्रि को भी। लेकिन बरसात की बताऊं तो दोपहर 0.9 mm बरसात और देर शाम को 1.8 mm बरसात हो सकती है। वहीं देर रात्रि तक या 1.7 mm बरसात हो सकती है। तो ये बरसात का अनुमान है मौसम विभाग का कल दिन भर और देर शाम को। तो दोस्तों 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं दिन भर चलेगी। हवा बेशक कम चल रही है और हवा कम चलेगी तभी बरसात आएगी। लेकिन दोस्तों बरसात एक बार फिर हमारे पास से गुजरे जा रही है, लेकिन तेज बरसात भादरा में अभी नहीं हुई है। बूंदाबांदी और हल्की बरसात की ही चेतावनी मौसम विभाग द्वारा बार बार दी जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए शाम के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।